हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम अपने नए लेक्चर में हैं एक्ट सीरीज के। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 1947 की परिस्थितियों को समझ लें। तो पिछली बार हमने चार्टर एक्ट के ऊपर क्या की थी, चर्चा की थी। तो चार्टर एक्ट को खत्म करते फिर हम काउंसिल एक्ट की तरफ बढ़े थे और हमने 1858 के रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में भी चर्चा की थी। तो आपको इतना तो याद है ही कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में व्यापक, चाहे वो सैन्य हो, प्रशासनिक हो, व्यापक बदलाव किए गए 1858 के उद्घोषणा के द्वारा, रानी विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के द्वारा। और यहां पे रानी विक्टोरिया ने एक बात ये कही थी कि भारत के अंदर वो अच्छा शासन क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो इसी क्रम में आप देखते हो कि काउंसिल एक्ट शुरू हो जाते हैं, परिषद अधिनियम की एक सीरीज शुरू हो जाती है भारत के अंदर। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट कब का, 1861 का। तो आप ये ध्यान में रखना, बस अपने बैकग्राउंड में याद रखना कि जो एक्ट्स आपने पढ़े हैं और दूसरा 1857 की क्रांति एक बड़ी घटना है। इतिहास में कुछ मोड़ होते हैं जिनके बाद काफी बदलाव देखे जाते हैं समाज के अंदर और व्यवस्था के अंदर। तो ये जो घटना है यहाँ पर 1857 की क्रांति, जैसे हम पूर्व के लेक्चर में हम जैसे रेगुलेटिंग जब एक्ट हम पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने बक्सर और प्लासी के युद्ध पढ़ा था। उसी तरीके से 1857 का रिवोल्ट जो था उसने भारत के अंदर कुछ बदलाव को शुरुआत की और वो बदलाव आपको 1861 के काउंसिल एक्ट के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस काउंसिल एक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा आपको ध्यान में रखना है कि इस काउंसिल एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां थी उसमें एक और इजाफा हुआ। और वो इजाफा इस तरीके से था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, या अब जिसे हम भारत का गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, तो आप जानते हो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, या आपको ये भी पता है कि 1858 के बाद उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो मैं वायसराय शब्द लिख देता हूं। तो वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहेगी। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और वो अध्यादेश आज की तरह ही 6 महीने के लिए होता है, 6 मंथ के लिए। तो इसमें ये व्यवस्था कर दी गई थी कि विपरीत परिस्थितियों में जो वायसराय है वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आप अगर आज बात करें प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट भी विपरीत परिस्थितियों में क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आज की विपरीत परिस्थिति आप जानते हो, जब संसद सत्र में ना हो या फिर लोकसभा जब विघटित हुई और किसी कानून की जरूरत पड़े तो उस समय हम क्या करते हैं, या राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करता है। इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति आप ध्यान रखना। तो जैसे हमने वीटो की पावर देखी थी, जो राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर है, तो इसी तरीके की वीटो की पावर हमने 1786 में जो कॉर्नवालिस के लिए और 1793 में अन्य गवर्नर जनरल के लिए लाई गई। इसी तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आप यहां पर देखोगे विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए। दूसरा ये मुद्दा भी आप इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी देखेंगे। मैंने आपसे पहले बताया कि बंबई के अंदर, बंगाल के अंदर और मद्रास के अंदर अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और हमने देखा बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय में बदल गया। तो एक व्यवस्था हुई थी 1833 में, 1833 में केंद्रीकरण, जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, कि बॉम्बे और मद्रास जो थे वो किसके अधीन चले गए थे, बंगाल के अधीन चले गए थे। क्योंकि अब बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इसका मतलब ये था कि बॉम्बे और मद्रास किसके अधीन, बंगाल के अधीन चले गए या भारत के गवर्नर जनरल के अधीन चले गए। और उनकी कानून बनाने की शक्ति उनसे छीन गई और वो भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। और इसीलिए भारत के गवर्नर जनरल के पास आपको पता है अतिरिक्त विधि अधिकारी जोड़ा गया था वहां पर। तो अब एक और इसमें मुद्दा ध्यान रखना कि यहां पर जो बॉम्बे और मद्रास है, उनकी कानूनी शक्तियां क्या कर दी गई, उनको वापस कर दी गई। तो वो पुनः कानून बना सकते थे। हाँ, कुछ मुद्दों पर उन्हें वायसराय की क्या करनी पड़ेगी, अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा, और कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ये तो खैर बैकग्राउंड से ही आप इसको निकालोगे तथ्य को। तो आप याद रखना कि कब छीनी थी शक्ति कानून बनाने की, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और वापस जो मिल गई वो शक्ति 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा।
तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर रहेगा जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो, आप जैसे आज देखते हो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को देखते हो या कैबिनेट व्यवस्था को देखते हो, या फिर पोर्टफोलियो जिसे हम आम भाषा में पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। जैसे हम आज जैसे कहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, आपके रक्षा डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण। तो ये क्या है असल में, ये पोर्टफोलियो सिस्टम ही है। कैसे? प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट में शक्तियों का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। अमित शाह को कह दिया कि तुम गृह विभाग संभालो, राजनाथ सिंह को कह दिया कि तुम डिफेंस को संभालो, निर्मला सीतारमण को कह दिया कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय को संभालो। इसी तरीके से कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने जो उसका परिषद हुआ करता था, मैंने आपसे बताया 1773 में 4 सदस्यों वाला, उसमें किस तरीके से हमने बदलाव देखे थे। तो वो जो था वो यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम में बढ़ गया, यानी कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। और पोर्टफोलियो प्रणाली भारत में शुरू करने वाले जो व्यक्ति रहेगा आपको बताइए वो लॉर्ड कैनिंग है। तो अब एक और तथ्य लॉर्ड कैनिंग से ध्यान रखोगे यहाँ पर। और यहीं पे आप देखते हो लॉर्ड कैनिंग के जमाने में 1860 में भारतीय दंड संहिता भी लागू कर दी जाएगी भारत के अंदर। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आप ध्यान रखो कि भारत के कई सारे प्रांतों में भी अब परिषदें गठित की गई, इसीलिए इसको परिषद अधिनियम कहा जाता है। तो शुरुआती परिषदें जब आप देखोगे तो बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था आपका, उत्तर पश्चिम, और आपका पंजाब, यहां पर क्या बनाई गई, प्रांतीय असेंबलियां बनाई गई। तो उनको प्रांतीय सभाएं आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसी के नाम पर ये परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आप इन महत्वपूर्ण मुद्दों को या इन महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें क्या रखोगे, याद रखोगे। तो अध्यादेश बनाने की, जारी करने की शक्ति बॉम्बे के जो कानून बनाने की शक्ति, और उनके लिए अब कानून बनेगा तो कोई ना कोई तो चाहिए, तो उनके लिए क्या बनेगी, यहाँ पर परिषदें बनाई जाएंगी। इसीलिए परिषद में कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आ गया। हाँ, और अगर आप याद रखे होंगे अभी तक पिछले अगर एक्ट्स को आपने या लेक्चर्स को आपने बारीकी से सुना होगा तो आपको याद होगा कि पिछली बार हमने 1833 में देखा था कि अतिरिक्त विधि सदस्य जोड़ा गया था, और फिर हमने 1853 में देखा था कि अतिरिक्त सदस्य को क्या बना दिया गया था, पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था। अब आप याद रखना कि 1861 में एक और सदस्य जोड़ा गया था, यानी कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद होगी, उसमें एक अन्य सदस्य जोड़ा गया, यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये तो क्या तथ्यात्मक हो गया। तो आप इन बातों को ध्यान में रखना। अब इसके बाद एक बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाएगा। तो कांग्रेस के गठन के बाद कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखनी शुरू करेंगे, वो अंग्रेजों के ऊपर दबाव भी बनाना शुरू करेंगे, और उसी का परिणाम आप देखोगे 1892 में काउंसिल एक्ट या 1892 के परिषद अधिनियम के रूप में आपको दिखाई देगा। तो 1892 का काउंसिल एक्ट, तो ये कुछ मामलों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप इसमें ध्यान रखना, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। भले इसमें निर्वाचन शब्द ना लिखा गया हो, लेकिन निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत भारत में देखी जाएगी तो यहीं पर 1892 के काउंसिल एक्ट में से देखा जाता है। दूसरा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। बजट के ऊपर वो चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, बजट के ऊपर वो चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बजट। आधी अधूरी शक्ति आप इसे कह सकते हो, लेकिन चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो डिस्कस किन मुद्दों को, बजट से संबंधित मुद्दों को। दूसरा या इसी से जोड़ करके आप उसे देखो कि अन्य किसी मामले में या लोक महत्व के मामले पर वो प्रश्न पूछ सकते थे। अगर आप हल्का सा भी पॉलिटी का ज्ञान रखते हो तो आपको पता है क्वेश्चन आवर जो है संसद का जो पहला घंटा होता है, ठीक है, अमूमन जो है अभी थोड़े बहुत बदलाव उसके अंदर हो चुके हैं। तो संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का ही होता है। लोकसभा में तो आप देखते हो 11 से 12 प्रश्नकाल ही चलता है। 3 प्रकार के प्रश्न उसमें देखते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी जिसे कहते हैं। तो उस समय देखो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस, और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार अभी नहीं दिया गया। तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो जाना, बजट के ऊपर चर्चा मात्र, और किसी लोक महत्व के मुद्दे पर ये क्या कर सकते थे, ये
प्रश्न पूछ सकते थे। प्रश्न पूछने के लिए एक अवधि निर्धारित की गई थी इसमें पूरा, तो ये आप ध्यान रखोगे इसके अंदर। तो 1892 का काउंसिल एक्ट, और इसमें सीधा सीधा दबाव जो है वो किसका दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का दबाव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दबाव में शायद ये कार्य हो रहा है। तो अगर कोई कहे कि जो, क्योंकि इस समय कांग्रेस शुरुआती दौर में 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस जो थी अपनी लिबरल फेज में थी, उदारवादी चरण में थी। ये उदारवादी चरण है कांग्रेस का। तो अगर कोई कहे कि उदारवादी चरण में कुछ नहीं हुआ, तो आप इस बात से उसका खंडन कर सकते हैं कि उदारवादियों ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना करके बजट के ऊपर डिस्कस करना, लोक महत्व के मामलों में प्रश्न, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करवाना, इन मामलों में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। जैसे अगर मैं आपसे यही कहूं कि बजट के ऊपर चर्चा कैसे, तो आप देखते हो कि इसी काल में ऐसे थोड़े समय पहले दादा भाई नौरोजी एक बुक लिखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत पेपरों में पूछी जा चुकी है और आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इसका। और इस किताब में सीधे सीधे बात करते हैं कि अंग्रेज जो है अन ब्रिटिश तरीके से भारत में शासन करते हैं। वो अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते, तो कहते हैं अंग्रेज ब्रिटिश तरीके से भारत में शासन करें। जिस तरीके से ब्रिटेन में शासन चलाते हैं उसी तरीके से भारत में शासन चलाएं। लेकिन अंग्रेजों ने दोहरे मापदंड अपना रखे थे, ब्रिटेन में कुछ और व्यवस्था और भारत में कुछ और व्यवस्था। तो इस बात का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया और उन्होंने इसीलिए यहाँ पर अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे आप ये समझिए कि वो ब्रिटिश रूल चाहते हैं, अन ब्रिटिश रूल का वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर इस किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन बहिर्गमन के या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। यानी कि भारत का जो धन है वो कहां ड्रेन हो रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब भी उपनिवेशीवाद को आप पढ़ो या कॉलोनियलिज्म को पढ़ो, तो उसमें जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जो उस समय अगर हम कहें तो होस्ट कंट्री भारत में जो कॉलोनाइजर है, वो जो ब्रिटेन है, वो भारत को क्या करेगा? जो होस्ट कंट्री है उसको क्या करेगा? उसका आर्थिक दोहन करेगा और वो सारा का सारा पैसा मदर कंट्री के पास, मातृ देश के पास आएगा। तो होस्ट कंट्री यहाँ पर भारत था उपनिवेश में, और मातृ देश जो था ब्रिटेन था। ब्रिटेन का काफी लाभ हो रहा था उसके अंदर। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे आप ध्यान रखोगे काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अंदर। और अब इसके बाद हम अगले फेज में जब जाते हैं तो उसमें आप देखते हो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मैं इसको मिटाई देता हूं। या 1909 का परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार। अब मॉर्ले मिंटो सुधार क्या है? मॉर्ले मिंटो सुधार से पहले हल्का सा इसका पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं ताकि आप इसे समझने में थोड़ा सा और ज्यादा सहज हो जाओ। तो आप देखना 1905 के बाद आप देखते हो कांग्रेस का प्रतिक्रियावादी या फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हो जाता है, या गर्मपंथी या चरमपंथी भी जिन्हें हम कहते हैं। और इसका कारण जो था वो कहीं ना कहीं बंगाल में विभाजन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन आप देखते हो बंगाल विभाजन के समय कुछ लोग जो है बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे थे, और उनमें से ढाका का नवाब जो था सलीमुल्लाह भी था। और उसी का फल आप देखना 1906 में एक नए दल का गठन हो जाता है, मुस्लिम लीग। आप इसमें अगर इसको मुस्लिम लीग के बैकग्राउंड को देखते हो तो एक शिष्टमंडल जो है मुस्लिमों का, वो शिमला में लॉर्ड मिंटो से जो उस समय के वायसराय थे उनसे मिलता है। यहाँ पे मिंटो जो है वायसराय हमारा, और अगर मॉर्ले आप सोचो तो ये भारत सचिव है। और उसके बाद 1906 में एक बैठक होती है और जहां पर मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। और आपको जान के खुशी होगी मुस्लिम लीग का गठन ढाका में, और ढाका जो आज का है बांग्लादेश में। तो सलीमुल्लाह जिसकी मैं बात कर रहा था ढाका का ही नवाब था। तो आप तथ्यों को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो साफ साफ आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज कार्य करे। पहले बंगाल का विभाजन किया गया, जानबूझ के बंगाल को इस तरीके से विभाजित किया गया कि बंगाल का विभाजन जो उसमें से एक जो वेस्ट बंगाल बने वो हिंदू बाहुल हो, और जो ईस्ट बंगाल बने वो मुस्लिम बाहुल हो। तो हिंदू बाहुल और मुस्लिम बाहुल। अंग्रेजों ने तो प्रशासन के आधार पर बोला कि हमने प्रशासन के आधार पर विभाजन किया, मतलब उनकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है, हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बंगाल।
तो विभाजन कर देना, उसका साफ साफ दिखा कि मुस्लिम लीग नाम का एक दल गठित हो गया और इसी चाल के तहत उन्होंने 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने मॉर्ले मिंटो सुधार का यही आता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा या 1909 के परिषद अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि एक मुस्लिम ही मुस्लिम को क्या करेगा, वोट करेगा। तो जो निर्वाचन पद्धति थी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट कर देगा, यानी कि नई निर्वाचन पद्धति के अनुसार जो परिषदों के क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, क्योंकि इलेक्शन पद्धति भारत में शुरू लिमिटेड इलेक्शन था, ऐसा नहीं था कि सार्वभौमिक मताधिकार आ गया, संपत्ति के आधार पर मत को रखा गया था, ठीक है, या टैक्सेशन पावर के आधार पर मत को रखा गया था। यूनिवर्सल मत तो नहीं था, लेकिन अभी भी मत तो था ही। तो मुस्लिम को क्या करेगा, वोट करेगा। तो आप सबसे पहला विचार यही ध्यान रखना है इसका, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मॉर्ले मिंटो सुधार। यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, एक व्यवस्था कर दी गई। दूसरा, आप अगर परिषद अधिनियम में थोड़ा सा वापस लौटे तो परिषद अधिनियम मैंने आपको बताया कि बजट के ऊपर चर्चा करना और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। यहां पर आप एक मेन बात ध्यान रखना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है, मान लिया कोई किसी ने प्रश्न पूछा, सबसे सरल अगर प्रश्न पूछे कि भैया आपका नाम क्या है, तो आदमी ने जवाब दिया मेरा नाम रामलाल है, तो अगला क्वेश्चन उसका ये होगा कि पिताजी का क्या नाम है। तो जो मुख्य प्रश्न था उसके साथ दूसरा प्रश्न जुड़ गया, यानी कि पिताजी का क्या नाम है आपने बताया, फिर माताजी का नाम, दादाजी का नाम, गांव का नाम, ये सो वो प्रश्न है। तो वो जो मुख्य प्रश्न के साथ जुड़े हुए प्रश्न है वो क्या है, पूरक प्रश्न है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आज भी आप देखो तो जो मैं पिछली बार आपको बताया था प्रश्नों के 3 प्रकार, तो उसमें तारांकित जो प्रश्न है जिसका उत्तर मौखिक रूप से जाता है, ओरल आंसर जाता है, तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई है। आज भी भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है। जब आप सरकारी नौकरी में जाओगे और मिनिस्ट्री के लिए प्रश्न बनाओगे तो आपको पता होगा, या उत्तर बनाओगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पेपर में पॉलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो एक्ट की सीरीज है आपकी, ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही जगह पे आपके काम कर जाएगा, दोनों ही जगह आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाना बहुत बड़ी आपकी घटना थी। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। तो आप देखोगे धीरे धीरे एक सिस्टम जो है भारत के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसे डेवलप किया जा रहा है। परिषदों में भारतीय सदस्य जोड़ा गया, ठीक है। अभी जो आप पढ़ते ना गवर्नर जनरल का जो परिषद पढ़ा रहा था आपको, तो गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार ऐसा देखोगे कि एक क्या कर दिया जाएगा, भारतीय सदस्य जोड़ दिया जाएगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय का शामिल होना। इंडियन वॉज अपॉइंटेड वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ दे रहा हूं कि उस भारतीय का नाम बताओ जो सबसे पहले किसमें, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। जो परिषदें थी, दूसरी जो चुनावी परिषदें थी, उनमें तो पहले भी भारतीय शामिल हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय। मैं उन भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं, 3 भारतीय के जो दूसरी जो परिषदें थी उनमें शामिल हो गए थे, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आप इसे समझने में कामयाब रहे होंगे। तो अब इसके बाद जो एक्ट आता है हमारा, वो आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार है, मॉर्ले मिंटो सुधार के 10 साल के बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार होते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चैम्सफोर्ड जो था वो भारत का वायसराय था उस समय। अभी उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम जूझ रहे थे और इसी परिस्थिति में मॉर्ले मिंटो एक्ट भी आता है। तो इसकी पृष्ठभूमि में जब आप जाओगे 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में, तो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। जैसे 1916 में लखनऊ अधिवेशन के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो चुका था। वर्ल्ड वॉर अभी अभी समाप्त हुआ था। गदर आंदोलन, कामेगता मारो जैसी घटना, क्रांतिकारी घटनाएं भारत में हो चुकी थी। रॉलेट एक्ट के द्वारा क्रांतिकारियों के दमन का प्रयास अंग्रेज कर रहे थे। तो इसी बीच जो है अंग्रेज
एक अधिनियम लेकर के आते हैं जिसको हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेगो ट्रांसपोर्ट सुधार। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप ये ध्यान रखना कि 1916 में जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन, दोनों ने अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट ने मद्रास से और इधर पूना के पास जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अपना होम रूल चलाया। एक ही समय पर चले दोनों आंदोलन, लेकिन एक तिलक का होम रूल था और एक एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल था। एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी, तिलक तो अपने मराठी मानुष थे, ठीक है। खैर, तो होम रूल आंदोलन का प्रभाव यह अंग्रेजों पे पड़ा कि उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करी जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। और यहां पर अंग्रेजों ने व्यवस्था यह कर दी, उन्होंने इस घोषणा में कहा था, घोषणा जो थी मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी, जो मैंने अभी आपसे कहा भारत सचिव था। तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा में कहा था कि हमारा दायित्व यह होगा कि हम भारत में रिस्पांसिबल गवर्नमेंट यानी कि उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। यहाँ पे एक शब्द आ जाता है किताबों में, जब आप पढ़ोगे किसी बुक को या जो अच्छी बुक होगी किसी राइटर की, तो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बात की जाती है। और इसी को लेकर के 1918 में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम आ जाता है या मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारा जाता है। खैर, अब इस रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे जो थे मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया था और मैं थोड़ा डिटेल में उसको व्याख्या करते हुए उसे देखेंगे। तो 1919 के अधिनियम में सबसे पहला मुद्दा यही था कि प्रांतों के अंदर द्वैत शासन स्थापित किया जाए। प्रांतों के अंदर यानी कि जो प्रोविंसेस थे, जैसा आज आप स्टेट कहते हो उस समय पर हम प्रांत या प्रोविंसेस कहा करते थे। तो प्रोविंसेस के अंदर या प्रांतों के अंदर द्वैत शासन की व्यवस्था या इंग्लिश में से कहते हैं प्रोविंशियल डायरेक्टी। और अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ प्रोविंशियल डायरेक्टी या भारत में द्वैत शासन का जन्मदाता, तब कहोगे लियोनल कर्टिस। लियोनल कर्टिस जो है वो द्वैत शासन का जन्मदाता है भारत के अंदर। तो कंपनी का द्वैत शासन नहीं, कंपनी का द्वैत शासन मैंने आपको बता दिया था पहले। ये द्वैत शासन है आपका किसका? प्रांतों का द्वैत शासन। तो प्रांतों के द्वैत शासन को समझ लेते हैं। अब प्रांतों के अंदर गवर्नर रहेगा, जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल या वायसरॉय हुआ करता था। अब गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा एक, और दूसरा उसके पास अपना क्या होगा? एक परिषद होगा। आप इस तरीके से समझो जैसे आज हम पढ़ते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो गवर्नर के पास भी यहां पर एक लेजिस्लेचर होगा और एक उसका क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर गवर्नर अपनी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर के कानून बनाएगा और उन मुद्दों को कहा जाएगा आरक्षित मुद्दे, या इंग्लिश में कहेंगे रिजर्व लिस्ट कहेंगे इसको। रिजर्व लिस्ट यानी कि आरक्षित मुद्दे। और बाकी कम महत्वपूर्ण मुद्दों को या बाकी अन्य मुद्दों को यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पर गवर्नर जनरल अपनी जो प्रांतीय परिषद है, प्रोविंशियल जो परिषदें बनी है या लेजिस्लेचर आप कह सकते हो, उसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा? कानून बनाएगा, या उन मंत्रियों के साथ मिलकर के कानून बनाएगा जो लेजिस्लेचर के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तो ऐसे विषयों को कहा गया ट्रांसफर्ड विषय यानी कि हस्तांतरित विषय। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है? जो ट्रांसफर्ड कर दिए गए हैं। किसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं? लेजिस्लेचर को ट्रांसफर कर दिए गए। तो यहां पर भी गवर्नर क्या करेगा? कानून बनाएगा। तो इस तरीके का शासन स्थापित हो गया। तो इसी को कहते हैं द्वैत शासन। तो ये अंतर बस यही है, लेजिस्लेचर की मदद से और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रांतों का द्वैत शासन है। तो मैं इसी में बता देता हूं आपको कि जब साइमन कमीशन आएगा भारत के अंदर, तो साइमन कमीशन इस द्वैत शासन को खत्म करने की बात कहेगा। तो 1935 के अधिनियम के आधार पर प्रांतीय द्वैत शासन समाप्त हो जाएगा और केंद्रीय द्वैत शासन की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। तो वो केंद्र में चला जाएगा द्वैत शासन। तो अगर आपसे कहे कि प्रांतीय द्वैत शासन की शुरुआत आप कहोगे 1919 में आपका मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के द्वारा, और उसका खात्मा कब? 1935 में साइमन की जो सिफारिश है उसके द्वारा। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप इसे समझने में कामयाब हो गए होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें ध्यान रखना,
इसी एक्ट में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इसी एक्ट में एक व्यवस्था की गई कि सिविल सेवा का एग्जाम भारत में करवाया जाए। तो आप अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाओगे तो आप देखते हो कि 1922 में भारत में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन शुरू हो जाता है। इलाहाबाद में सबसे पहले उसका आयोजन करवाया जाएगा 1922 में, और आप 1926 में देखोगे तो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम के आधार पर 1921 में द्विसदनात्मक या बाइकैमरल या दो सदन वाला एक विधानमंडल क्या किया जाएगा, केंद्रीय विधानमंडल गठित किया जाएगा। भगत सिंह पढ़ते ना, भगत सिंह ने विधानमंडल केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, तो वही केंद्रीय विधानमंडल का गठन है। जब आप देखते हो तो 1921 में गठित होता है, 1919 के अधिनियम के आधार पर। और जब आप इतिहास में पढ़ते हो तो यहीं पर आप पढ़ते हो कि स्वराज दल ने की स्थापना हुई थी, और स्वराज दल जो है केंद्रीय विधानमंडल में भाग लेना चाहता था। वो स्वराज दल जो था वो इसी केंद्रीय विधानमंडल में भाग लेना चाहता है। जैसे आज की संसद में आप निचला सदन और उच्च सदन पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पे निचला और उच्च सदन की व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना इसलिए कर दी गई। और याद रखना, द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन वाला विधानमंडल यहाँ पे क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चांसलर सुधार बात तो कर रहा था किसके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, लेकिन भारतीय इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। और आप देखोगे 1920 में गांधी जी जो है एक नॉन कॉपरेशन और उसके साथ ही खिलाफत आंदोलन की क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो 1919 के अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस तरीके से क्या रख लेना है, याद रख लेना। उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द्वीप शासन ये प्रांतों के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर जो क्या स्थापित किया जा रहा था, द्वैध शासन स्थापित किया जा रहा था। और इसी बैकग्राउंड के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखाई देता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा देसी स्रोत भी है। तो इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर कोई यही इसी लेक्चर से शुरुआत कर रहा है तो इसकी जगह वो शुरुआती लेक्चर से देखे, तो सबसे पहला लेक्चर देखे तो वहां पर उसे पता चलेगा कि मैंने आपसे बताया था कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में है। साइमन कमीशन क्यों भारत में है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि जो प्रांतीय द्वैध शासन है उसकी 10 साल के बाद जांच की जाए। तो 1929 में साइमन को आना था, लेकिन 1928 में साइमन कहाँ गया, भारत आके। मैंने वहां बताया भी था कि चुनावी कारणों से ऐसा हुआ था, चुनाव होने थे, आपको पता है चुनाव तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो साइमन ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की 1930 में, तो उसने कहा कि प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त करो और साथ में केंद्र में वो द्वैध शासन लेकर के आओ, केंद्र में एक संघीय व्यवस्था का गठन करो, फेडरल सिस्टम का गठन करो। तो उसके आधार पर आप देखते हो कि आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में आयोजित की जाती है, तो इनकी संख्या जो है 3 होगी। तो पहला राउंड टेबल, फिर दूसरा राउंड टेबल और उसके बाद तीसरा राउंड टेबल। और इन 3 राउंड टेबल के बाद एक श्वेत पत्र आता है, व्हाइट पेपर आता है, जिसकी जांच के लिए लीलित गो की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है। और उसके बाद सैमुअल होर एक अधिनियम, ये एक विधेयक लेकर के आता है संसद में, जो बनता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यही सब बारीकियां आपको दिखाई देंगी। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा जो मैंने आपको बता ही दिया है, वो आप ध्यान रखना कि प्रांतों का द्वैध शासन खत्म हो गया, यानी कि अबॉलिशन ऑफ डायरेक्ट प्रोविंसेस, अबॉलिशन ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि प्रांतीय द्वैध शासन का खात्मा। और साथ में याद रखना, ये द्वैध शासन कहां, केंद्र में चला जाएगा, तो केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत। दूसरा, अभी मैंने आपसे बोला कि साइमन ने कहा था कि भारत में कैसी व्यवस्था गठित की जाए, फेडरल सिस्टम गठित किया जाए। यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब ये संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था को अगर आप ये समझे कि आप अमेरिका से समझे, तो अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम जब हुआ, मैंने शुरुआती लेक्चर में वो भी बताया आप लोगों को, तो पेरिस के संधि के द्वारा
अमेरिका को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा हल्का सा अमेरिका नक्शा आपके सामने खींच देता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ इस अटलांटिक के छोर पर 13 राज्य, 13 कॉलोनीज हुआ करती थी या 13 राज्य हुआ करते थे। अब स्वतंत्र होने के बाद ये चाहते तो 13 अलग अलग मुल्क बन सकते थे, 13 अलग अलग देश बन सकते थे, लेकिन इन 13 राज्यों ने फैसला किया कि हम जो है एक संघ बनाएंगे, एक फेडरेशन बनाएंगे, एक फेडरल सिस्टम लेकर के आएंगे जिसमें राज्य का भी अस्तित्व बना रहे और एक संघ का भी क्या हो जाए, गठन हो जाए। तो संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य के पास भी क्या होती है, सरकार होती है, क्योंकि राज्य यहां पर अपना अस्तित्व बचाने की भी कोशिश करेगा। तो पहला गुण जो है फेडरल सिस्टम का, मैं बेसिक उसमें बता रहा हूं आप लोग को। तो ये 13 राज्यों ने समझौता करके क्या बना दिया, एक फेडरेशन बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसीलिए कहते हैं। आज तो अमेरिका में 50 राज्य, उस समय 13 राज्य हुआ करते थे। फिर बड़ी कैसे संख्या, जब अमेरिका ने इधर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 50 हो गई। तो केंद्र और राज्य, इसीलिए देखो यहाँ पर फेडरल सिस्टम के कुछ गुण, केंद्र के पास अपनी नागरिकता होगी लेकिन राज्य की भी नागरिकता होगी। तो वहां जो नागरिक है वो दोहरी नागरिकता रखता है, एक केंद्र और दूसरी राज्य की नागरिकता। दूसरा, यहाँ पर केंद्र के पास भी अपना एक संविधान होता है, राज्य के पास भी अपना एक संविधान होता है, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नर है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। और यहाँ पर जो संघ है वो भी भंग नहीं हो सकता है और राज्य जो है वो भी भंग नहीं हो सकता। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि अमेरिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि राज्य भी नश्वर नहीं है और केंद्र भी नश्वर नहीं है। जबकि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र तो अनश्वर है या नश्वर नहीं है, जबकि राज्य क्या है, नाशवान है। राज्य का क्या हो सकता है, नाश हो सकता है, और वो हम करते ही हैं, ठीक है। तो खैर, तो फेडरल सिस्टम इस तरीके से, तो भारत में भी कुछ ना कुछ लूज फेडरेशन बनाना था। तो भारत में फेडरेशन कैसे बनती, तो भारत में अगर आप देखते, हल्का सा नक्शा खींच देता हूं ताकि आप कैसा परिचित रहें इससे। उस समय के भारत की बात कर रहा हूं, तो ये सब इलाका भारत का ही है। तो उसमें से कुछ कुछ इलाकों में, जैसे यहाँ बंगाल में अंग्रेजों का शासन है, मद्रास में अंग्रेजों का शासन है, बम्बई में अंग्रेजों का शासन है, इधर सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में अंग्रेजों का शासन हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों के क्या हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांतों की बात हम आगे करेंगे। और बाकी का जो इलाका था वो प्रिंसली स्टेट्स के पास था। जैसे उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत जिसे हम कहते थे। तो अब ये जो संघ बनना था, ये संघ बनना था ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर के, चीफ कमिश्नर के प्रांतों को मिलाकर के और इन देसी रियासतों को मिलाकर के। अब देसी रियासतें अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो अगर आप देखोगे कि ये फेडरल सिस्टम कभी अस्तित्व में आया इस समय पर, तो इस समय पर ये फेडरल सिस्टम अस्तित्व में नहीं आया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद हमने देसी रियासतों का विलय करवाया, उसके बाद तब भारत जो है एक संघीय व्यवस्था के रूप में दिखाई देता। और याद रखना, अगर संविधान में आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान में कहां पर फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका उत्तर होगा कहीं पर फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 1 में भी अगर आप देखोगे तो वहां साफ साफ लिखा है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो खैर, लेकिन संघीय व्यवस्था भले लागू ना हो तो कुछ गुण इस पे संघीय व्यवस्था के आ जाएंगे। जैसे 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। अब आपके पास देखो कोर्ट का एक क्रम आ गया। तो आप, मैं यही उस क्रम को बैकग्राउंड में जब आप झांकोगे तो आपको दिखाई देगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इसमें एक और बिंदु याद रखना, 1860, अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। 1861 में भारत में हाई कोर्ट अधिनियम आया, उच्च न्यायालय अधिनियम, हाई कोर्ट एक्ट। और इसके आधार पर 1862 में, उसी क्रम में जब हम प्रेसिडेंसी पढ़ते हैं, बंगाल, फिर बॉम्बे और फिर मद्रास के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और जैसे ही बंगाल का हाई कोर्ट स्थापित हो गया तो बंगाल के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसके बाद आप देखते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। तो ऐसे भारत के अंदर हाई कोर्ट की संख्या भी आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश ने भी अपने लिए हाई कोर्ट गठित कर लिया है। तो खैर, तो 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता का सुप्रीम तक कब तक कार्य किया, जब तक 1862 में बंगाल का हाई कोर्ट स्थापित नहीं हो गया।
और उसके बाद 1937 में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और आज का जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने किसका स्थान ग्रहण किया है? उसने इसी फेडरल कोर्ट या इसी संघीय न्यायालय का स्थान ग्रहण किया। और संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुयर थे। तो मॉरिस गुयर जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जैसे यहाँ पर एलिजा इंक्वे थे इधर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पे मॉरिस गुयर क्या बनेंगे? पहले मुख्य न्यायाधीश बनेगा। दूसरा, फेडरल कोर्ट की जगह ही सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में क्या किया? इसका स्थान ग्रहण किया। और इसमें एक और बात ध्यान रखना कि फेडरल कोर्ट अंतिम अपील का न्यायालय नहीं था। अपील का अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। 1950 में जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो भारत का सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील न्यायालय के रूप में तो प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण कर लेगा और उच्चतम न्यायालय के रूप में फेडरल कोर्ट का स्थान ग्रहण कर लेगा। और आज आप देखोगे भारत का उच्चतम न्यायालय और अंतिम अपील न्यायालय भी जो है वो उच्चतम न्यायालय है। तो इस बैकग्राउंड का आप ध्यान रखोगे। अब आपके पास एक कोर्ट का भी एक हल्का फुल्का इतिहास आपके सामने आएगा, एक क्रमबद्ध इतिहास आपके सामने आएगा। जब आप याद करोगे तो वहां से इसको याद करते हो, इसकी सीरीज बना करके या चार्ट बना करके आप याद रख सकते हो। तो पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा इसी में ध्यान रखना कि 1937 में जो वो लोक सेवा आयोग, याद होगा आप लोगों को भी, मैंने आपको बताया 1926 में एक लोक सेवा आयोग बना था, वो जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और यही 1950 में क्या हो जाता है? यूपीएससी हो जाता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें याद रखना है आप लोगों को, ये व्यवस्था जो फेडरेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, ताकि आप इसे याद रख सकें। तो उम्मीद है फेडरल सिस्टम को भी हल्का फुल्का समझने की कोशिश आप कर रहे होंगे, साथ में फेडरल कोर्ट और इधर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, जो 1926 में स्थापित हो गया था, उसका नाम चेंज होकर के फिर आगे तो यूपीएससी वो बन ही जाएगा 1950 में, जिसको आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है लिस्ट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सूची प्रणाली, जिसको हम कहते हैं। तो इस लिस्ट सिस्टम में, सूची प्रणाली में व्यवस्था की गई, क्योंकि संघीय व्यवस्था का ये गुण है, मैंने आपसे कहा केंद्र में भी सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी, तो एक इसमें सूची बनाएंगे संघ सूची। एक सूची थी राज्य सूची और एक सूची थी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट जिसे हम कहते हैं। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि केंद्र में जो है संघ कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाएगा या राज्य सरकार कानून बनाएगी, और ऐसे विषय जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती विषय कहा गया है। और ऐसे विषय जो ना संघ सूची में शामिल है, ना राज्य सूची में शामिल है, ना समवर्ती सूची में शामिल है, ऐसे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था या फिर वायसराय के पास था। आज जैसे आज भी ये सिस्टम चल रहा है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और अवशिष्ट विषय है, तो अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार आज संसद के पास है। उस समय पर अवशिष्ट विषयों पर, ठीक है, जो तीनों की सूची में नहीं थे उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को या वायसराय को दिया गया था। तो संघ, राज्य और समवर्ती, आज भी ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अगर आप भारतीय संविधान पढ़ो तो भारतीय संविधान में आपको यही सूची प्रणाली, जब अनुसूची आप पढ़ते हो तो यहीं पर हम सूची प्रणाली पढ़ते हैं कि संघ सूची। तो कुछ विषयों पर संघ कानून बनाएगा, कुछ विषयों पर राज्य कानून बनाएगा और कुछ विषयों पर दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। खैर वो तो पॉलिटी का मुद्दा है ही आगे आपको। तो ये एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके क्या रहेगा? तथ्य रहेगा। बाकी कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे उड़ीसा को जो है बंगाल से पृथक करके राज्य बना दिया गया, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। आंग्ल बर्मा युद्ध शुरुआत आप देखोगे तो 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, 1824 से इनकी शुरुआत हो जाती है, 1885 तक ये चलते हैं 3 आंग्ल बर्मा युद्ध। तो उन बर्मा युद्धों के बाद भारत के साथ ही संबोधित कर दिया गया था बर्मा को, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से पृथक हो जाएगा। और इसी तरीके से बंगाल से उड़ीसा को पृथक कर दिया जाएगा, सिंध को भी क्या बना दिया जाएगा? प्रांत बना दिया जाएगा। तो इस 1935 के अधिनियम के आधार पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा याद रखना, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, 11 प्रांतों के चुनाव। 11 प्रांतों में से एक प्रांत जो है उड़ीसा भी शामिल हो गया, सिंध भी शामिल हो गया। तो इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बना ली। इसकी सरकार कांग्रेस की। और अगर याद रखना, अगर आपसे पूछे कि कितने प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था चुनाव में, तो 5 प्रांतों में बहुमत था कांग्रेस के पास।
बॉम्बे में नियर मेजॉरिटी थी, तो कुछ किताब में 6 लिखा हुआ, लेकिन बॉम्बे में लगभग बहुमत था। तो फिर 8 में कैसे सरकार, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में क्या कर ली थी कांग्रेस ने, सरकार अपनी बना ली थी। तो वो 5 प्रांत जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला था वो प्रांत थे, एक आपका सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत जिसे कहते हैं हिंदी में, मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका। दूसरा था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत यूपी वाला जो इलाका है आपका। तीसरा था आपका मद्रास, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। चौथा था आपका बिहार, और पांचवा जो मैंने अभी कहा उड़ीसा। जहां पर नियर मेजॉरिटी थी, ये तो 5 वो हो गए। अब जहां नियर मेजॉरिटी थी वो था बॉम्बे, और बाकी जगह भी कांग्रेस कामयाब हुई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम में सरकार बनाने में। तो 5 ये हो गए, छठा बॉम्बे, 7वां ये, 8वां ये, छठा 7वां ये 8वां। यानी कि कौन से ऐसे 3 प्रांत हो गए जहां कांग्रेस से सरकार नहीं बनी, तो वो 3 प्रांत भी आप ध्यान रखना जहां कांग्रेस से सरकार नहीं बनी। आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है कहीं ना कहीं। एक था पंजाब, दूसरा था सिंध, और तीसरा था आपका बंगाल। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, सिंध में सिंध यूनाइटेड सरकार बनी, और पंजाब में यूनानिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो खैर मतलब गठजोड़ जो था मुस्लिम लीग साथ में गठजोड़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो उसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और काफी कुछ बदलाव आते हैं इतिहास में, बहुत लंबा चरण है। और उसके बाद आप देखते हो 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसे कहते हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। और इस स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि भैया भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाएंगे, 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया, और हमने लगभग अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से क्या प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फिर 1950 में हमारा संविधान आता है, और जब हमारा संविधान बनता है तो उसमें कई सारे आयाम जो आप देखोगे, वो आयाम जो है वो कहां से, इन्हीं अधिनियमों से उठाए गए हैं। तो आप जब वीटो को पढ़ोगे, सूची प्रणालियों को पढ़ोगे, तो काफी कुछ आयाम आपको दिखाई देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा देसी स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसका बैकग्राउंड से आप ध्यान रखोगे, तो उम्मीद है इस सीरीज से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। और अगर कुछ भी आपकी और डिमांड रहती है इस सीरीज के अंदर, अभी कुछ और मुद्दे भी हैं सीरीज के अंदर, तो वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन लेक्चर्स को बार बार देखिए और समझने की कोशिश, साथ में आप बुक भी रखें अपने पास, कुछ तथ्यात्मक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। और अगर समस्या रहती है तो आप जुड़े रहिए एजुकेशन एकेडमी से, उस समस्या का निवारण हम करते रहेंगे। और कोई फर्दर आपकी डिमांड रहती है तो उसको भी हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो अपना फीडबैक भी देते रहिए साथ में। तो मैं कोशिश तो यही करूंगा, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि लगभग मैं आपको शायद समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो बाकी आप अपने फीडबैक में उसे बता भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।